Hello friends, how are you? In our last class we started a topic that we have to prove that in plane mirror the object distance is equal to the image distance. Okay, and in that class we also discussed the image formation by plane mirror. Let me again discuss it, because without discussing about that we cannot prove, or we cannot understand that how can we prove the image in plane mirror is image distance in plane mirror is equal to the object distance. Okay, so again, suppose this is an object p एक ऑब्जेक्ट है, m dash that is a reflecting surface, or we can say that is a plane mirror. m dash को अपन क्या मान सकते हैं, it is a plane mirror. ओके, और p dash जो है ये है इसकी इमेज. ओके, क्लियर? in the image formation the light rays which are passing through the object, which are coming from the object after reflection, where they meet image is formed at that place. इमेज फॉर्मेशन में जो लाइट रेज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलती हैं, जहां मिलेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है. गॉट इट? जैसे अपन एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, देयर आर इनफाइनाइट लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिनमें से नॉर्मली किन्हीं भी टू का अपन सिलेक्शन करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. जैसे अपन यहां पर इनकी बात करें, दीज आर द इंसिडेंट लाइट रेज, ये दोनों इंसिडेंट लाइट रेज हैं. दे स्ट्राइक, एक टकराई ऊपर, एक स्ट्राइक कर रही है ओ डैश पर. आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस बाउंस बैक हो गई और क्यू डैश की फॉर्म में ट्रेवल कर रही. अब यहां पर क्लियर है कि इमेजेस लाइट रेज आपस में नहीं मिल सकती, तो अपन जब इनको एक्सप्लॉट करते हैं तो एक्सप्लॉट करने पर ये पी डैश पे मिलती है, तो दैट इज इमेज. पी डैश क्या है यहां पर, इमेज. ओके, एम से पी तक की जो डिस्टेंस है, इसके लिए अपन बोल सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. क्या बोल सकते हैं अपन इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और एम से पी डैश तक की जो डिस्टेंस है, इसके लिए वर्ड काम में ले सकते हैं अपन, दैट इज इमेज डिस्टेंस. ओके, O dash and O dash N dash, these are normals. ये क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पर जहां पे लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं, उन पर ड्रॉ होने वाले टू नॉर्मल्स हैं. ओके, तो दैट इज द इमेज फॉर्मेशन. अब अपने को यहां पर प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. ये दोनों डिस्टेंस क्या है, यहां पर इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है. गॉट इट? अगर अपन यहां पे बात करें तो स्ट्रक्चर्स जो बन रही हैं, दीज आर ट्राइंगल्स. ये क्या बन रही है यहां पर, दीज आर ट्राइंगल्स. अगर अपन इस डायग्राम को बोले तो दैट इज ऑब्जेक्ट इमेज जियोमेट्री. ऑब्जेक्ट इमेज जियोमेट्री इस तरीके से यहां पर इसकी बनती है. अब अपन यहां पर जियोमेट्री, जो जियोमेट्रिकल जो अपना नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और जियोमेट्रिकल नॉलेज, उसका अपन पर्टिकुलरली ज्योमेट्री का, उसका यूज करते हुए अपन इसको प्रूव करेंगे. अगर अपन थोड़ा सा कंसिडर करें तो यहां पे बन रहे हैं ट्राइंगल्स, देयर आर ट्राइंगल्स. तो हमें करना क्या है, इनमें से कोई भी जो दो ट्राइंगल्स हैं, ऊपर और नीचे लाइन के ऊपर बने और एम डैश के ऊपर बने ट्राइंगल, और एम डैश के नीचे जो बने हुए ट्राइंगल्स हैं, इनमें से कोई भी दो ट्राइंगल जिसमें ये शामिल हैं, उनको अपने को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना है. क्या करना पड़ेगा, उनको अपने को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा. और जैसे अपन इनको कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करेंगे तो अपना जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. गॉट इट? अब कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करने की कंडीशंस क्या होती हैं, या तो थ्री साइड्स इक्वल हो, या टू साइड वन एंगल इक्वल हो, या थ्री एंगल्स इक्वल हो, या वन एंगल और टू साइड्स इक्वल हो.
ओके, तो हमें यहां पर कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करना है। तो अपन करना क्या है अपने को, पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा इसको बता देता हूं कि अपन करेंगे क्या। इस ट्राइंगल को एम पी ओ डैश और ये जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, इनको अपन कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करेंगे। गॉट इट। इनको कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करने के लिए अपन इस साइड को और इस साइड को इक्वल डिक्लेयर करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल डिक्लेयर करेंगे, और एम डैश ओ दोनों में कॉमन है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो हमारे पास टू साइड्स और वन एंगल इक्वल होने के कारण से अपना ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन हमें इनको कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर, ये जो ट्राइंगल्स जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स को इक्वल डिक्लेयर करने के लिए, ये जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल 5 और एंगल 10, इनको अपने को इक्वल डिक्लेयर करने के लिए और इस साइड को और इस साइड को इक्वल डिक्लेयर करने के लिए अपने को पहले ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इन साइड के अंदर, ये जो छोटा ट्राइंगल जो बन रहा है, इनको अपने को कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अपन कॉन्ग्रुएंट इनको डिक्लेयर कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये साइड्स बराबर हो जाएगी और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो ये अपन यहां पर इस चीज को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले इसी से। जो छोटे वाले जो ट्राइंगल्स हैं, इनसाइड ट्राइंगल्स, उनको अपन लेते हुए यहां पे बात करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल पी ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल पी डैश ओ ओ डैश, इन ट्राइंगल्स पे बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट, ओ ओ डैश इज कॉमन। ओ ओ डैश जो है वो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो डेफिनेटली अपने आप इक्वल होगी। ओ ओ डैश कॉमन है तो कॉमन होने के कारण से ऑटोमेटिकली आप क्या हो गई, इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन अपनी कौन सी, साइड इक्वल होने की कंडीशन अपनी, एक दोनों की एक एक साइड इक्वल है, वो कंडीशन पूरी हो गई। अब अपन आते हैं ट्राइंगल्स पर। सबसे पहले अपन यहां इस O पॉइंट को अपन कंसिडर करें तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। व्हाई? बिकॉज नॉर्मल पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से बनने वाले एंगल्स हैं। तो अपन जानते हैं, जो अपन ने लॉ पढ़ा था, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन O पॉइंट पर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट लॉ, सॉरी, जो अपन ने सेकंड लॉ ऑफ जो अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया, बिकॉज एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। गॉट इट। नाउ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल है। व्हाई? अगर अपन पूरा इसको कंसिडर करें तो ये पूरे की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। अपन प्रूव कर किसके लिए करें, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए ये लाइन कैसे होगी, बिल्कुल प्लेन स्मूथ। तो इन 4 एंगल्स का टोटल कितना होगा, डेफिनेटली 180 डिग्री एंगल, और ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो एक साइड का एंगल कितना हुआ, 90। एक साइड का एंगल कितना हो गया, 90, दूसरी साइड का 90। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। ये 90 है, ये हाफ 90 है, ये हाफ 90 है, ये दोनों इक्वल है, तो डेफिनेटली एंगल 1 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। सिंस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, या एंड लिख लेते हैं अपन, इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। गॉट इट। एंगल 4 और एंगल 9 इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 9 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक स्ट्रेट लाइन को पासिंग एक लाइन के बन रहे हैं, तो दीज आर इक्वल।
और एंगल 4 एंगल 9 एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 9 इक्वल हो गए। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 9, एंगल 1 और एंगल 9 इक्वल है। यहां तक का समझ में आया? ओके, नाउ इफ आई सब्सट्रैक्ट एंगल 1 फ्रॉम 180, अगर 180 डिग्री में से मैं एंगल 1 निकालूं तो 180 डिग्री में से एंगल 9 निकालने के इक्वल होगा। भाई दोनों 180 में से जितना निकालूंगा 180 में से उतना ही तो होगा। अब यहां पर आओ, ये पूरी लाइन 180 की है, अगर मैं एंगल 1 निकालता हूं तो एंगल 2 3 4 का टोटल हो गया। भाई ये लाइन कितने की? 180। ये अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो ये वाला एंगल बचेगा मेरे पास, यानी कि 180 माइनस एंगल 1 किसको दिखा रहा है? दैट एंगल, ये जो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है इंटीरियर इनसाइड वाला, यानी कि इट इज इक्वल टू द एंगल पी ओ डैश। किसको डिनोट कर रहा है? ये पी ओ डैश, इन तीनों को जोड़कर ही तो बन रहा है पी ओ डैश। इसी तरह से अगर मैं एंगल 9 निकाल देता हूं, अगर मैं एंगल 9 यहां पे निकालता हूं तो ये वाला एंगल बचेगा। भाई ये पूरी 180 की लाइन ये अगर मैं निकाल दिया तो ये कितना बचेगा? यही तो बचेगा। दैट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग एंगल पी डैश ओ डैश, यानी कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दीज आर ऑल्सो इक्वल। आवर स्टेटमेंट नंबर 2। तो अपन ने एक साइड इक्वल डिक्लेयर कर दी और एक एंगल अपन डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो यहां पर भी तो सेम कंडीशंस हैं। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या बोल सकते हैं अपन? एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 8। सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। और एंगल 8 इज इक्वल्स टू, एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 10 के। और एंगल 10 किसके इक्वल है? एंगल 8 सॉरी एंगल 5 एंगल 8 के, और एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 10 के। सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 10। एंगल 5 किसके बराबर हो गया? एंगल 10 के। एंगल 5 किसको डिनोट कर रहा है? पी ओ डैश ओ को क्या बोल सकते हैं अपन? इट इज डिनोटिंग एंगल पी ओ डैश ओ इक्वल्स टू एंगल 10 किसको डिनोट कर रहा है? पी डैश ओ को इट इज डिनोटिंग पी डैश ओ। दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये दोनों एंगल्स भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल। आवर स्टेटमेंट नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, तीनों इक्वेशन के रिजल्ट पे निकलूं तो देखो वन साइड इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट ट्राइंगल POO डैश इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल P डैश O डैश, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दीज आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो अगर अपन इसके लिए सीपीसीटी यूज करें, यूजिंग सीपीसीटी का यूज करें, सीपीसीटी मींस सारे के सारे इक्वल, सब कुछ इक्वल हो गया, इनका साइड्स इक्वल हो गई, एंगल्स इक्वल हो गए, तो अपन बोल सकते हैं PO डैश इज इक्वल टू P डैश O डैश। Got it? तो अपन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल हैं। साथ में अपन ने ये भी डिक्लेयर कर लिया है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। Got it? अब आते हैं अपन इस बड़े वाले ट्राइंगल पर जिसको अपने को कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना है। फ्रॉम ट्राइंगल PMO डैश एंड
P डैश M O डैश। अब इन पे आते हैं जिनको अपने को मेनली कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर करना है। इनमें अपन चलें तो MO डैश इज कॉमन, MO डैश कॉमन है यानी कि इक्वल है, कॉमन है तो डेफिनेटली इक्वल है। एक साइड क्लियर हो गई अपनी। अच्छा, एक साइड इक्वल हो गई अपनी। सेकंड अपन बात करें दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल, या अभी अपन पहले इसको ले लेते हैं, अपन सेकंड साइड पे आ जाते हैं। कौन सी? PO डैश इज इक्वल टू द P डैश O डैश, जिसको अपन प्रूव्ड कर चुके हैं। यहां पे अपन प्रूव कर चुके हैं इस चीज को। ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5th। अपनी इक्वेशन नंबर 5th हो गई है। एंड दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल विच वन? PO डैश O, PO डैश O डैश O is equal to angle P dash O dash O, angle P dash O dash O, we also proved it, ये भी अपन प्रूव कर चुके हैं। हियर इट इज आवर 6th, रिपीट हो गई। तो अब अपन इन तीनों का यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th इनको यूज करें तो अगेन वन साइड इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। तो वन साइड और टू एंगल्स इक्वल होने के कारण से दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। ये जो ट्राइंगल्स हैं कौन कौन से? ट्राइंगल PMO डैश इज कॉन्ग्रेंट विथ P-MO डैश। Got it? Understand? वही यूज करें अपन यूजिंग CPCT। CPCT का यूज करें तो जब ये कॉन्ग्रेंट डिक्लेयर हो चुके तो इनका सब कुछ सेम होगा, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड्स इक्वल हो जाएंगी। यानी कि अपन बोल सकते हैं PM इज इक्वल्स टू P डैश M। PM किसको बता रहा है? It is showing ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसको शो कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। और P डैश M किसको शो कर रहा है? इट इज शोइंग इमेज डिस्टेंस। किसको शो कर रहा है? ये इमेज डिस्टेंस को। और यही चीज अपने को यहां पे प्रूव करनी थी। Got it? Understand or not? So by this method, using the trigonometry, we can prove that the image distance is equal to the object distance. Let me clear you one thing, that it is a complicated topic of physics because it is considered mathematics, trigonometry, geometry, the lots of rules of geometry. So one thing let me clear you, you have to practice it. Without practice you can it is much difficult to prove this. Okay, clear? तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि एक बार इसको करें रफ में, इसको बाद में एक बार पूरा इसको अंडरस्टैंड करें, फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस करें। Got it? ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है अपना फ्रंट कोटेड एंड बैक कोटेड मिरर, जो अपन ऑलरेडी 2 टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वापस रिपीट कर देता हूं, नोट्स में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ मैटर, फटाफट वापस रिपीट कर देता हूं। अगर मिरर के जो मिरर है उसका फ्रंट साइड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। अपन एक आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम। कोई भी मिरर जो है उसका ये वाली साइड जो है ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है।
ओके, तो अगर इस मिरर में इस साइड में पॉलिश की हुई है तब तो कहलाएगा बैक कोटेड, और अगर इस साइड में पॉलिश की हुई है तो वो कहलाता है फ्रंट कोटेड. वी ऑलरेडी डिस्कस 2 टाइम. ओके, क्लियर? About the spherical mirrors we will discuss in next class.